झारखंड के कई शहरों में 31 मार्च तक धारा 144 लागू। जिला प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को किया दुरुस्त। शहरों में चौक चौराहों पर सुरक्षा बल तैनात। होली पर दिखा अपराधियों का तांडव। अपराधी ने युवक को मारी गोली। युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मधुबनी में फायरिंग का मामला आया सामने। दो गुटों में हुआ आपसी विवाद। वर्चस्व को लेकर चली गोली। कोरोना गाइडलाइन के तहत देश भर में मनाया गया होली का त्यौहार। कई जगह कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई गई धज्जियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। आपको बता दें कि राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में जगह जगह होली की धूम देखने को मिली। तो वहीं बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी अब समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि इस बजट सत्र में वार्षिक बजट तो पेश किया गया ही, लेकिन यह बजट सत्र कई मामलों में भी यादगार रहा। इस सत्र के दौरान कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष पर विपक्षी पक्ष हावी रहा। तो वहीं विधानसभा में लात और घूंसे भी खूब चले। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता और विपक्ष के सियासी संबंधों के बीच ऐसी कड़वाहट पैदा हुई जो बिहार के इतिहास में आज तक नहीं हुई थी। अभी पिछले हफ्ते तो अति ही हो चुकी थी। आपको बता दें कि जब सदन के अंदर पुलिस बुलानी पड़ी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि महागठबंधन अब कैसे विपक्ष को घेरेगा। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे तो आपको बता दें कि इसी बीच हमारे सहयोगी कुमार गौतम हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे उनका रुख करेंगे कुमार गौतम का। कुमार, आपको आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार हमने बिहार की राजनीति में एक बड़ा बवंडर देखने को मिला हमें, जो कि आज तक भारत के किसी भी हिस्से में देखने को नहीं मिला था। लेकिन वहीं इसी बीच जिस तरीके से त्योहारों का पूरा मौसम चल रहा था तो मामला कहीं ना कहीं ठंडा पड़ा हुआ था। न पक्ष हावी था न विपक्ष हावी था। लेकिन अब एक बार फिर से मौसम का जो त्यौहार था वो जाने लगा। लेकिन अब किस तरीके से एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे? जी कुमार। बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से सदन बजट सत्र के दौरान जो कुछ देखने को मिला उसमें बिहार शर्मसार हुआ है। जनप्रतिनिधियों के प्रति जो नाराज़गी है वो जनता में देखने को मिल रहा है। सरकार और विपक्ष दोनों होली खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे और होली खत्म हो गई है। ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं राजेश राठौड़ जी, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल यही है कि होली खत्म हो गई है, बजट सेशन पार हो गया है, तो क्या अब आगे की रणनीति क्या होगी विपक्ष की? देखिए, बिहार में बजट सत्र समाप्त हुआ है, लेकिन बिहार के जो मुद्दे हैं वो आज भी बरकरार हैं। जो बिहार में कोरोना काल में 1 साल हो गया वापस आए बिहार के जो हमारे प्रवासी थे, जो प्रवासी नहीं बिहारवासी हैं, वो उनका रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। अपराध सबसे बड़ा मुद्दा है। कल सीतामढ़ी में मैंने देखा कि 2 लोगों की हत्या हो गई, गोली मार दी गई। तो लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। पूर्ण शराबबंदी क्यों नहीं हो रहा है नीतीश सरकार में, इसको एक समीक्षा का विषय है। और बड़ा मुद्दा है कि कई जगह आप थाने खोल देते हैं, किसी के घर पे मिलता है, लेकिन मंत्री के स्कूल में मिला, आपने अब तक थाना क्यों नहीं खोला, आप अपने कब्जे में क्यों नहीं लिए, उस मंत्री के भाई को गिरफ्तारी क्यों नहीं किए। तो सरकार तो सभी मोर्चों पे विफल है। तो सरकार का हम विरोध नहीं करते हैं, हम सरकार को जगाने का काम करते हैं कि जो पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण में अहम होती है। तो हम सरकार को जगाने का काम करते हैं। लेकिन सरकार पहली बार पता नहीं क्यों जेपी आंदोलन से उपजे हुए व्यक्ति हैं, लोहियावादी नीतीश कुमार जी कहते हैं, वो आंदोलनकारी रहे हैं, आंदोलन की उनकी उपज है। फिर आंदोलनकारियों को नरेंद्र मोदी जी की तरह ये क्यों चलना चाहते हैं, ये सुनना क्यों नहीं चाहते? अगर जिस दिन मुख्यमंत्री जी विरोधियों को, प्रतिपक्ष के नेताओं को सुनने का प्रयास करेंगे, सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि बिहार के 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
बिहार के विशेष राज्य का दर्जा है, विकास का मामला है। अभी देखे होइएगा कि 4 दिन पहले माननीय न्यायालय ने 5 दिन पहले एक फैसला आया, एक ही दिन आया तीनों फैसला, कि बिहार के 40 NH का मॉनिटरिंग स्वतः संज्ञान लेके माननीय उच्च न्यायालय करेगा। आखिर माननीय उच्च न्यायालय ने तो माना कि निर्माण के क्षेत्र में बिहार फेल है, आखिर माननीय न्यायालय को क्या आवश्यकता पड़ी थी कि बिहार के 40 NH को अपने अधीन लेकर उसकी मॉनिटरिंग करे? इसका यह मतलब है कि सरकार ठीक से काम नहीं करे। उसी दिन बीएड कॉलेज के प्रोफेसरों की बहाली का भी एक मामला था, जिसको माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया। तो इससे भी स्पष्ट हुआ कि सरकार की जो बहाली प्रक्रिया है वो गलत है। मैं नहीं कहता हूं, माननीय न्यायालय ने माना। उसी दिन आप देखे हुआ कि लॉ कॉलेज के नामांकन की प्रक्रिया पे माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया। इससे भी स्पष्ट है कि शिक्षा व्यवस्था चौपट है। जो सरकार नामांकन ठीक से नहीं कर सकती वो काम क्या करेगी? तो एक दिन में माननीय न्यायालय का फैसला आया कि निर्माण, नामांकन और नियुक्ति तीनों में सरकार फेल है। तो जहां माननीय न्यायालय ही सरकार को फेल मान रही है, हम लोग तो विरोध में हैं। हम लोग तो उनको जगाने का काम करते रहेंगे और नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि नीतीश जी, आप चिड़चिड़ाइए मत, विधायकों को पिटवाइए मत। विधायक आपके पक्ष के हो या मेरे पक्ष के हो, वो माननीय विधायक है। विधायक को पिटवा कर आप लोकतंत्र को पिटवा रहे हैं। कई बार हम सब जानते हैं, आप लोग बड़े पत्रकार हैं, कि देश के कई राज्यों में दोनों पक्षों के विधायकों में सदन के अंदर नोकझोंक हुआ है, तीखी नोकझोंक हुआ है, हाथापाई हुई है, कई बार मारपीट भी हो गई। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ। हम पक्ष और विपक्ष दोनों माननीय विधायकों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोकतंत्र के गरिमा को उन्होंने बरकरार रखा है। बिहार के दोनों पक्षों के विधायकों ने बरकरार कौन नहीं रखा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हालांकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं स्पीकर ने ऐसा किया, विजय सिन्हा जी पे आरोप लगा रहा है, लेकिन ये दोनों ने मिलकर पुलिस, बाहर से पुलिस को बुला के सदन के अंदर विपक्षी विधायकों को पिटवाए। क्या यही निदान था? हम तो विपक्ष में हैं, हम आसन को घेरने का प्रयास करेंगे। उसके लिए संविधान बना है कि विधायकों को उठा उठा के मार्शल से बाहर कर दीजिए। एक विधायक का फुटेज आप नहीं दिखा सकते हैं जो हाथ उठाया हो। विधायकों को चोर की तरह जूता से, बूट से, लात से पीटा गया। क्या ये लोकतंत्र है? मुख्यमंत्री जी, हमारी असहमति हो सकती है बिल पर। कई ऐसे बिल हैं जो आज भी पेंडिंग है। क्या इतनी जल्दी थी इस बिल में? आप अगले सत्र में ले लेते, आम सहमति बनाने का प्रयास करते। क्या जिन जिन बिलों को हम विरोध करेंगे इसी तरह से आप पिटवाएंगे? लोग क्या कह रहा होगा मुख्यमंत्री जी? जनता ने तो आपको रिजेक्ट कर दिया। हमारे नेता, हम माने थे प्रतिपक्ष में हमारा मुख्यमंत्री को उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी होगा। आपके बारे में माना गया था कि एनडीए के आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने 1 नंबर का नेता माना और सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़े नेता के रूप में उभारा। और एनडीए ने आपको मुख्यमंत्री माना था, लेकिन आपको तीसरे नंबर पर भेज दिया बिहार की जनता ने। यानी कि बिहार की जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है, रिटायर कर चुकी है। आप तो भारतीय जनता पार्टी के सेवा विस्तार पे हैं। जिस प्रकार से आप रिटायरमेंट के बाद अपने अधिकारियों को सेवा विस्तार देते हैं, अभी दीपक कुमार को जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको सेवा विस्तार दिए हैं, आपके कृपा से दीपक जी हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आपको सेवा विस्तार पे रखा है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी लोकतंत्र से बड़ा है? बिहार के विकास से बड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी है? क्या नौजवानों के भविष्य से बड़ा मुख्यमंत्री का कुर्सी है? मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री के भूमिका में रहिए, आप न्याय कीजिए। आप एक कुर्सी बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से गुलाम हो रहे हैं, देश ही नहीं दुनिया जिस दिन आप विधायकों को पिटवा रहे थे वो शर्मसार हो रहा था। क्या यही लोकतंत्र है कि एक दिन हम पक्ष में आएंगे तो आपके विधायकों को पिटवाएंगे, आप आइएगा तो हमारे विधायकों को पिटाइएगा? लेकिन पिटा कौन रहा है? लोकतंत्र। माननीय, आपको याद होगा 74 के आंदोलन, हो सकता है आप आंदोलनकारी हैं कि नहीं कहते हैं आप उपज है, विधानसभा में आम आंदोलनकारी घुस गए थे, तब भी विधानसभा के परिसर में किसी आंदोलनकारी पर डंडा नहीं चलाया गया था, क्योंकि विधानसभा परिसर की एक गरिमा होती है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विजय सिन्हा जी ने पिटवाया, विजय सिन्हा जी चुप हैं या मुख्यमंत्री ने पिटवाया, लेकिन स्वीकार तो किए कि पिटवाया। अगर आपने स्वीकार कर लिया कि गलत है तो एक बार जनता से माफ़ी मांग लीजिए, एक बार संविधान से माफ़ी मांग लीजिए। और हम एक आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं
कि विधानसभा परिसर को, विधानसभा के प्रांगण को, विधानसभा के अंदर पवित्र गंगा जल से धुलवाइए और उसमें एकदम संविधान ज्ञाता को बुला के संविधान का पाठ कराइए। और मुख्यमंत्री जी आप और विजय सिन्हा जी आप तो कम से कम जरूर सुनिए, क्योंकि आप हेड मास्टर की भूमिका में होता है। जो हेड मास्टर पक्ष और विपक्ष की बात करें, बेहतर हेड मास्टर नहीं हो सकता है। आप विधानसभा में जो करते हैं, बकतूती करने लगते हैं मंत्री से, लगता है आप वाम मोड़कर से बात कर रहे हैं। आप कभी इनको डांटते हैं, कभी उनको डांटते हैं। संविधान की बात क्यों नहीं करते विजय सिन्हा जी? देश दुनिया बिहार के इस पवित्र मंदिर पे जो आपने किया शर्मसार है। हम भी शर्मसार हैं। हम आग्रह करते हैं, उम्मीद भी है कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटेगी। विपक्ष अपने मुद्दों से आपको जगाने का अवश्य प्रयास करेगी, लेकिन आप विपक्ष को पहले तो वर्कर पिटा रहे थे, अब सदन में विधायक को पीट के विपक्ष के आवाज को दबाने का प्रयास मत कीजिए। जिसको आप विपक्ष कहते हैं, जनता ने उनको पक्ष में आने के लिए वोट दिया, और जो नेता विपक्ष में है वो बिहार के नंबर 1 नेता हैं, जो आज मुख्यमंत्री हैं नंबर 3 नेता हैं। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अहंकार को त्यागिए, सबको लेके आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हम तो क्या चाहते हैं कि बिहार में विकास हो। आप क्या चाहते हैं कि विपक्षियों का दमन हो। मेरे दमन करने से क्या बिहार का विकास हो सकता है? तो हम लोग लाइन में खड़ा हो जाते हैं। सभी विपक्षी विधायकों को कोड़े से पिटवाइए, हमें भी पिटवाइए, अगर विकास इससे हो जाता है तो। लेकिन इससे नहीं होगा। आप भी जानते हैं, आप जिन मुद्दों के कारण भारतीय जनता पार्टी के पास गए कि डबल इंजन की सरकार है, हम बिहार की विशेष राज्य की दर्जा दिलाएंगे, क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? आप पटना यूनिवर्सिटी की बात किए थे, प्रधानमंत्री से मांग किए थे कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? आपके पास प्लान क्या है? आपने क्या बनाया है कि जो हम प्लान करके बाहर बिहार आए, बिहारवासी जो बाहर काम कर रहे थे कोरोना काल में, उनके लिए क्या प्लान किया है आपने? कुछ प्लान नहीं है। शराबबंदी के कारण रोज हत्याएं हो रही हैं। कुमार गौतम, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, एक बार आप वीआईपी न्यूज के तमाम दर्शकों की ओर से सवाल करिए कि क्या जिस तरीके से सरकार की तमाम नीतियां इस वक्त कही जा रही हैं, सरकार की ओर से लगातार नीतियों को लेकर बातें कही जा रही हैं, क्या सरकार की जो नीतियां हैं उनका लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है? इसको लेकर क्या कुछ कहना है विपक्ष का? जी कुमार, हैं कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या उसका लाभ जनता तक मिल पा रहा है? मैंने अभिषेक जी प्रारंभ शब्दों में मैंने कहा है कि 5 दिन पहले अखबार के फ्रंट पेज में था कि माननीय न्यायालय ने 3 फैसले एक दिन दिए। एक यह कि बिहार में 40 NH है, 40 NH का स्वतः संज्ञान लेकर वो स्वयं के मॉनिटरिंग में उस सड़क का निर्माण कराएंगे। तो इससे स्पष्ट है ना कि सरकार का जो योजना है वो ठीक से काम नहीं कराना। माननीय न्यायालय का क्या काम है? सड़क निर्माण कराना। उसी दिन फैसला आया कि बीएड कॉलेज में जो अध्यापकों की नियुक्ति हुई है उसको माननीय न्यायालय ने रद्द कर दिया। तो इससे स्पष्ट है कि सरकार नियुक्ति की प्रक्रिया गड़बड़ी कर रही है, तब तो माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और रद्द करना पड़ा। उसी दिन लॉ कॉलेजों में जो नामांकन है उसको माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी। तो ये भी तो स्पष्ट हो गया कि नामांकन और शिक्षा के स्तर पर भी सरकार फेल है। तो सरकार की योजना क्या है? जब माननीय न्यायालय को स्वयं जिस काम को देखना पड़े, वो तो सरकार जहां सरकार फेल होती है उसी में तो माननीय न्यायालय आता है। विरोध तो इसी बात का है कि उस दिन पुलिस जो नया कानून आ रहा था, विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम, उसका हम विरोध क्यों कर रहे हैं कि जब सब रास्ता बंद हो जाता है तो लोग कहता है हम कोर्ट में देख लेंगे, कोर्ट का भी रास्ता उसमें बंद है। आखिर बताइए, पुलिस जो सड़क निर्माण में माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, अगर ऐसा कानून आ जाए कि न्यायालय नहीं कर सकता, फिर आवाज कहां उठाएंगे? तो मैं इसी बात का विरोध था कि भारत सरकार और केंद्र सरकार दोनों नए कानून जो ला रहे हैं, वह कृषि कानून लाए उसमें। कुमार गौतम, यहाँ तो विरोध की बात अलग है अपने आप में कि विपक्ष किस तरीके से विरोध कर रही है, विपक्ष किस तरीके से तमाम बातों को लेकर सरकार का विरोध कर रही है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि मौजूदा सरकार किस तरीके से जो आम जनता है उनके लिए कार्य कर रही है, किस तरीके से अपने वादों पर खरी उतर रही है। अगर बात हालिया में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इन मामलों को लेकर की जाए तो क्या कुछ लगता है विपक्ष की नजरों से, क्या कुछ लगता है कि क्या सरकार यहां पर सफल है या सरकार एक बार फिर से कोरोना के आगे विफल है?
जी कुमार गौतम। बिल्कुल, ये सवाल बहुत गंभीर है कि क्या कोरोना का जो दौर चल रहा है फिर से रिटर्न हो रहा है। सरकार की जो भूमिका है, गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं, लेकिन लोगों के मन में डर नहीं है। देखिए, लोगों के मन में डर जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से बंगाल चुनाव से लेके आप केरल के चुनाव तक चले जाएं, तो एक तरफ कोरोना काल है, दूसरे तरफ रैली में कोई पाबंदी नहीं है। बड़े बड़े रैली प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, गृह मंत्री जी भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक तरफ अगर उस रैली पे अगर गाइडलाइन होता, प्रधानमंत्री जी मास्क लगा के अगर भाषण देते, एक संदेश जाता। कोरोना फैल रहा है, प्रधानमंत्री पिछले बार भी गंभीरता से नहीं लिए, मैं समझता हूं कि इस बार भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसका खामियाजा आवाम को भोगना पड़ता है। पिछले बार तो उन्होंने यही वक्त था, एक दिन थाली ताली बजा के कोरोना को भगाना चाहे, कुछ 4-5 दिन के बाद पूरे देश में गिनीज बुक में लिखा गया कि पूरे देश में एक दिन लाइट कब ऑफ हुआ था, तो बताया गया कि प्रधानमंत्री कोरोना को भगाने के लिए 9:09 पे 9 सेकंड पे बत्ती ऑफ किया था। क्या कोरोना भागता है? प्रधानमंत्री जी के हमको लगता है, हम नहीं कहना चाहते, बार बार तेजस्वी यादव की शिक्षा पे लोग बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी को गंभीर अपनी शिक्षा पे हम सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अपने पास बुद्धिजीवियों को रखे, उनके फायदे, नोटबंदी उन्होंने किया, फायदे गिनाए क्या? जीएसटी के फायदे गिना रहे हैं क्या? तो प्रधानमंत्री जी आज ऐसे कानून सब बना रहे हैं जिसका फायदा वो खुद नहीं गिना सकते हैं। वो बताए ना कि नोटबंदी की है, नोटबंदी के फायदा भारत को क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार की बात की है, वो कहाँ चला गया? तो प्रधानमंत्री जी को अध्ययन करने की आवश्यकता है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्रकार के प्रधानमंत्री जी मिले हैं भारत को, जिनको अपने समझ अलग है और उद्योगपतियों के समझ से चल रहे हैं, तो भारत के लोगों को नुकसान तो होना है। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। हमारे पास समय कम है, हमें आगे बढ़ना होगा। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर सीधे तौर पर विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है, और सीधे तौर पर विपक्ष का ये कहना है कि सरकार की जो तमाम नीतियां हैं उनके लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच रही हैं, और इसके लिए सरकार को अब और भी एहतियाती कदम उठाने होंगे, और सरकार अब कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से पीछे हटती हुई साफ तौर पर दिख रही है। अगर विपक्ष की बात मानी जाए तो इस तरीके से इस वक्त सरकार काम कर रही है। आगे बढ़ेंगे अब। होली और शब बारात को लेकर झारखंड सरकार द्वारा कई शहरों में 31 मार्च तक धारा 144 लागू है। आपको बता दें कि इसमें जमशेदपुर, गिरिडीह आदि जिले शामिल हैं। यहां जिला प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने के लिए सुरक्षा संबंधी एहतियाती कदम उठाए हैं। इन शहरों में चौक चौराहों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, और राज्य भर में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराने को होली मिलन और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी कड़ाई से रोक लगा दी गई थी। आपको बता दें कि होली पर भी कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर लोगों ने होली का त्यौहार मनाया, और कोरोना की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अब सवाल ये कि शहरों में धारा 144 कब तक लागू रहती है, क्योंकि लोगों के मन में मानो कोरोना का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका हो। लोगों को अब ये यकीन है कि कोरोना जो है वो आएगा और चला जाएगा, लेकिन यहां पर अभी भी उतना ही एहतियात बरतने की आवश्यकता है जितना एहतियात हमने शुरुआती समय में बरता था। यानी कि 2020 के शुरुआती समय में जब हमने कोरोना से जितना एहतियात बरता था, इतना ही एहतियात अभी भी बरतने की आवश्यकता है, उतना ही भय अभी भी अपने मन में रखने की आवश्यकता है। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ रांची से जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शुभम, आपके पास जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार यहां पर कोरोना को लेकर सरकार की ओर से तमाम बातें कही जा रही हैं, सरकार की ओर से आम जनता को सचेत करने की तमाम कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर होली को देखते हुए धारा 144 जो 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में लगाई गई थी। तो ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें लगती हैं कि क्या धारा 144 को शहर में, राज्य में और भी आगे तक लेकर जाया जाएगा, या 31 मार्च इसका अंत होगा? बीत गया और होली की जो पर्व है, और सभी जानते हैं कि होली का त्यौहार का खुमार अगले 2-3 दिनों तक रहता है। उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की ओर से और राज्य सरकार की ओर से कह सकते हैं धारा 144 लगाए गए थे, और राज्य की विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस धारा को लगाया गया था। लेकिन जिस तरीका से राज्य सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो बखूबी झारखंड में देखने को मिला, और झारखंड में इसका असर भी बखूबी देखने को मिला। लेकिन अभिषेक, एक महत्वपूर्ण बात बता दें, जिस
जिस तरीका से धारा 144 लगाए गए थे, होली के मद्देनजर इसको लगाया गया था, क्योंकि कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन अभी आ चुका है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं इस सख्त कदम को उठाया गया है, और जिसका बखूबी राज्य की जनता ने पालन भी किया और सरकार का सहयोग भी किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें तो जिस तरीका से कोरोना के बढ़ते आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, उसी को लेकर के लोगों को बीच में जागरूकता फैलाने की भी बात कहीं ना कहीं राज्य सरकार के द्वारा किया गया था, और होली मिलन समारोह जैसे कार्यक्रम पर पूरी तरीका से प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी जैसे जिले हैं झारखंड में, वहां पर होली मिलन समारोह के कार्यक्रम आयोजित हुए थे। लेकिन अब यह देखना होगा कि कानून व्यवस्था उस पर किस तरीका से एक्शन लेते हुए नजर आती है। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, झारखंड में 144 बरकरार है। जी जी, और यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, धारा 144 को जिस तरीके से आपने बात की फिलहाल तो लागू है, लेकिन क्या धारा 144 लागू करने के बाद आम जनता के मन में थोड़ा बहुत डर दिखा? क्या उनके मन में वो डर एक बार फिर से दिखा जो 2020 में पूरे देश में देखने को मिला था? क्योंकि जब लॉकडाउन लगा तो सब लोग सहमे हुए थे, और जब बार बार लॉकडाउन की अवधि बढ़ी तो उसके बाद उस अवधि ने सभी को डराकर और झकझोर कर रख दिया था। तो अब जिस तरीके से शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कोरोना के मामले शुभम में एक बार फिर से चौंकाने वाले हैं, आंकड़े भयावह हैं, तो ऐसे में क्या आम जनता के मन में डर पैदा हो रहा है कि या नहीं? बिल्कुल अभिषेक, आम जनता के मन में डर है, और आम जनता भली भांति इस बात को जानती है कि अगर उन्होंने कह सकते हमारे सहयोगी शुभम से हमारा संपर्क कुछ दुविधाओं के चलते टूट रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार इस वक्त कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं तेजी से, तो वहीं 31 मार्च तक आपको बता दें कि झारखंड में धारा 144 जो है लागू की गई है, और सीधे तौर पर साफ तौर पर सरकार के निर्देश है कि लोग जो हैं वो अधिक से अधिक और कड़ाई से कोरोना नियमों का पालन करें। लेकिन आपको बता दें कि जितनी ही कड़ाई करने की सरकार कोशिश कर रही है, उतनी ही विफल यहां पर एक बार सरकार क्योंकि दिख रही है, क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर जो खामी है वो आम जनता की है। आम जनता ये बात मानने को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, और जो स्थिति है वो एक बार फिर से भयावह होती हुई दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से 2020 की जो तस्वीरें थी वो तस्वीरें आम जनता भूलने लगी, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात जरूर बैठ चुकी है कि अब कोरोना की दवाई जो है सामने आ चुकी है, यानी कि वैक्सीन सामने आ चुकी है। तो ऐसे में हम वीआईपी न्यूज की ओर से तमाम दर्शकों को यह बता दें कि कोरोना की कोई दवाई अब तक नहीं बनी है। वैक्सीन और दवाई दोनों में फर्क समझने की आवश्यकता सबसे अधिक है इस वक्त, क्योंकि वैक्सीन कोई दवाई नहीं है। वैक्सीन वो है जो आपके बॉडी के अंदर एंटीडोट्स को विकसित करती है, जो कि आपके अंदर कोरोना से लड़ने की क्षमता को विकसित करती है। ना कि अगर आपको कोरोना हुआ है तो वैक्सीन लगाते ही आप ठीक हो जाएंगे। अगर एक बार आप कोरोना की जद में आ जाते हैं, अगर एक बार आप कोरोना की चपेट में आ जाते हैं, तो वैक्सीन भी आपको कोरोना से ठीक नहीं कर पाएगी, क्योंकि वैक्सीन एक तरह से एंटीडोट है। वैक्सीन एक तरीके से आपकी बॉडी को एंटीडोट को विकसित करता है ताकि आप कोरोना से लड़ें। तो आपको बता दें तकनीकी खराबी के कारण शुभम जो है हमसे लाइव नहीं जुड़ पाए, तो इस बीच शुभम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। शुभम, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार शुभम हम देख रहे हैं कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में राज्य सरकार आगे की फॉरवर्ड प्लानिंग, जिस तरीके से कहते हैं, फॉरवर्ड प्लानिंग को लेकर क्या कुछ कर रही है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए राज्य सरकार पूरी तरीके से सजग है इस चीज को लेकर कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को कैसे रोका जाए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि झारखंड से बिल्कुल सटा हुआ बंगाल है, और बंगाल में चुनाव है। झारखंड में मधुपुर में उपचुनाव है, और इस तरह आप कह सकते हैं दोनों चीजों को अब राज्य सरकार कैसे आकलन करती है और उस पर क्या कुछ निर्णय लेती है। हालांकि 144 कह सकते हैं कि अभी 31 मार्च तक लगाए गए हैं, लेकिन जो मधुपुर में चुनाव है वो अप्रैल के महीने में है, बंगाल में चुनाव बरकरार है। अब यह देखना होगा कि झारखंड सरकार किस तरीका से इन दोनों परिस्थितियों पर निपटने का प्रयास करती है। ऐसे अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो झारखंड के तमाम जिलों में जो भी बंगाल से सटे हैं 10 किलोमीटर के अंदर में, वहां पर सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। कहीं भी भीड़ भाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न अभी फिलहाल नहीं देखने को मिल रही है। अगर भीड़ भाड़ जैसी स्थिति मिलती है अभी अभिषेक, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और कानून व्यवस्था उस पर एक सख्त एक्शन लेते हुए भी बिल्कुल नजर आएगी। अभिषेक जी शुभम, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या बाजारों में जब भीड़ इकट्ठा हो रही है, सड़कों पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो इसको लेकर सरकार कितनी सख्त इस वक्त दिख रही है?
देखिए अभिषेक, क्योंकि कोरोना का जो बढ़ता आंकड़ा है और लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अगर आपने बात कही जी बिल्कुल, ये सत्यता है झारखंड की। सब्जी बाजार की बात कर ले, मार्केट की बात कर ले, सड़कों पर बात कर ले, तो जाहिर सी बात है कोरोना के नियमों का उल्लंघन बखूबी देखने को मिलता है। लेकिन अब राज्य की जनता को समझना पड़ेगा, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन बनाया गया उसके तहत लोगों के फाइन भी काटे जा रहे हैं। जो व्यक्ति बाइक और कार में ट्रेवल कर रहे हैं और वो मास्क नहीं पहने हैं तो उन्हें 500 रुपए का चालान भी काटा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो व्यक्ति पैदल घूम रहे हैं उन पर कोई चालान नहीं काटा जा रहा है। और ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती किया जा रहा है राज्य की जनता से कि कोरोना को हल्के में नहीं आंकना है। अगर कोरोना को हल्के में आंका गया तो वो दिन दूर नहीं कि 2020 जैसी स्थिति एक बार फिर से पूरे देश में होगी, झारखंड में होगी और लॉकडाउन जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अब यह सवाल बस राज्य की जनता पर छोड़ दिया गया है। राज्य की जनता को, और हम भी लगातार राज्य की जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार कोरोना को हल्के में नहीं आंकना है, क्योंकि कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है कहीं ना कहीं 2021 के लिए खतरा साबित हो सकता है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो वो जुष्मन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो ये मामले साफ तौर पर दर्शाते हैं कि स्थितियां एक बार फिर से 2020 की तरह पैदा हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो यहां पर हमें अब और भी अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है और हमें जिस तरीके से हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनने की आवश्यकता है और समय समय पर अपने हाथों को हमें धोते रहना है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।